नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान या पूरी दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, जो आजकल पाकिस्तान में क्राइसिस का शिकार है। वक़ौल इफ्तिखार साहब के हम लोग कंपैरेटिव एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना, बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में हम खड़े नहीं हो पा रहे, और उसकी बहुत सारी वजूहत जो हैं वो यहाँ के लोकल सर्कमस्टांसेस हैं। इस मुल्क में जहाँ बजट का इतना बड़ा डेफिसिट है, जहाँ खर्चे इतने ज़्यादा हैं, आमदनी गवर्नमेंट की कम है, जहाँ मुसलसल नोट छाप के मार्केट में फेंका जा रहा है। शौकत तरीन साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया है कि 2 साल में 1300 बिलियन नोट गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा अननेसेसरी छाप के मार्केट में डाल दिए। उससे हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, और उससे जो है ना बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ अफेक्टेड है, जिसमें टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा है। इफ्तिखार साहब बता रहे हैं कि यहाँ बिजली महंगी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, यहाँ हर चीज़ महंगी है, इसलिए हम लोग अब कम्पीट नहीं कर पा रहे। कुछ साल पहले तक इस पर और एक उनकी प्रॉब्लम थी कि हमारी करेंसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखी गई थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम था। वो चीज़ तो खैर अब किसी हद तक सॉल्व हो गई है, लेकिन फिर भी रिलेटिव कॉस्ट जो है ना हमारी, जो है ना ऐसा लगता है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है, शायद हमारी लेबर इतनी महंगी ना हो, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट जो है ना हम बांग्लादेश और इंडिया वगैरह से कम्पीट नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 70% हमारे एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की है, 70% या उससे भी उतनी या उससे थोड़ी कम जो टोटल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री अगर हमारी किसी वजह से कोलैप्स कर जाती है तो इस मुल्क में तो फिर खलफशार आ जाएगा। और इफ्तिखार साहब इसी कंसर्न्स को बयान कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, ब्रेक से पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि आप लोगों को किस कदर मुश्किलात हैं और किस तरह से इंडस्ट्रीज़ क्लोज़ हो रही है। प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो प्रॉब्लम्स हमारे इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आ रहा है स्पिनिंग के बाद, स्पिनिंग तक ठीक है, हम स्पिनिंग तक तो सही है क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है वो जो हम जैसे ओवरऑल महंगाई जो हुई है पिछले, खासतौर से अगर आप देखें कि 2004 के बाद से तो नहीं 4 तक तो हम तो 7 तक तो बहुत अच्छे जा रहे थे, 7 तक आप स्मूथ जा रहे थे बहुत। 7 के बाद आपके 7 के बाद से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो उसके महंगाई भी इसी के साथ इसी दौरान से बहुत छूट हुई है। और ये 2008 में 30% महंगाई बढ़ी। देखिए हम गवर्नमेंट हमारे जो टारगेट जो होती है एक्सपोर्ट की होती है वो 13 बिलियन होती है। हम जो तकरीबन 13 से अबव तो था, तो टारगेट था, मगर क्या अचीवमेंट क्या हुआ उसका? हम लोगों ने एक्सपोर्ट कितना किया, कहाँ तक हम पहुँचे? हम तो 60% एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई जी, बहुत सारे प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ें हमारे पास ज़्यादा है नहीं। हाँ, टोटल एक्सपोर्ट ही हमारी अब तक तो 70% टेक्सटाइल ही देता रहा। यही अगर कोलैप्स कर जाएगा तो फिर तो हम खत्म कर जाएगा नहीं है साहब, कोलैप्स कर गया है। और ये कब जो है बिल्कुल समझे कि आप ख़त्म हो जाएगा, ये आपको सामने नजर आ जाएगा। हो सकता है कि 1 साल के अंदर। अब बड़ी बड़ी जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो गारमेंट इंडस्ट्रीज़ है, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे मेरी मुलाकात होती है। वो हम बैठते हैं, हम हमारे जो साइट में लांडी में है इंडस्ट्री एरिया, कोरंगी इंडस्ट्री एरिया है, नॉर्थ कराची इंडस्ट्री। नॉर्थ कराची ख़ास तौर पर टावल एंड गारमेंट के लिए मशहूर है। लांडी में भी वही है, गारमेंट्स वाले बहुत ज़्यादा हैं। कोरंगी में भी यही बात है। आप वहाँ जाके देखें कि उनके उन्होंने अपने साइज़ को कितने छोटे कर दिया है। अच्छा, आस्ते आस्ते श्रिंक कर रहे हैं, श्रिंक करते आ रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो रॉ मटेरियल पे ज़रा नज़र रखे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको जो है ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर जो हैं उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल रेट दे उनको। तो जैसे और जो एक्सपोर्ट के लिए तो देती है ना, एक्सपोर्ट देती है, रिफाइनेंस देती है, जो कि चीप होता है। मगर आप देखें ना कि मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारे जो बायर्स हैं, जो फॉरेनर बायर्स हैं, वो इंडिया और बांग्लादेश के लिए उनका पॉलिसी दूसरा है, और पाकिस्तान के लिए पॉलिसी दूसरा है, इवन वियतनाम के लिए पॉलिसी उनको दूसरा है। सबसे नीचे हमें रखा गया है, सबसे पीछे, सबसे नीचे। अब सबसे क्या बोले आप, घटिया हमें समझते हैं, समझा जाता है कि हमारा क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, या हमारा जो है उसमें हम गड़बड़ करते हैं, हमें सबसे कम रेट देते हैं। वो आखिर क्यों है? क्या हमारे पास इसके लिए कोई मिनिस्टर नहीं है? क्या हम क्या हमारा वो रेपुटेशन क्या है ना टेक्सटाइल मिनिस्टर? हाँ, तो क्या कर रहे हैं वो?
उन्होंने क्या किया? बेग साहब ने क्या किया आज तक? इफ्तिखार बेग साहब, हाँ, बेग साहब ने कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ आप जब भी आते हैं टीवी पे वो अपनी बात करते हैं कि हमारा जो अपनी वो हिस्ट्री सुनाते हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं उसका जो फैक्ट्री है मैंने उसको इतना किया। आज नहीं किया, उन्होंने पहले किया था। जो डेवलपमेंट उन्होंने किया वो आज नहीं किया। स्पिनिंग थी या वो इस पहले बेग स्पिनिंग थी जो फ्लॉप कर गई, बंद हो गई, बंद कर दिया। अब क्या उन्होंने वो अपना वो ट्विल की फैक्ट्री है और उनकी जीन्स की फैक्ट्री है जो वीव करते हैं वो, उसको काफ़ी डेवलपमेंट हुआ उनका। उस पर वो काफ़ी बता रहे थे कि मेरी छोटी सी फैक्ट्री थी, तो छोटी क्या थी, ठीक ठाक फैक्ट्री थी वो, मतलब कि उन्होंने फैक्ट्री 90s में लगाया था। वो पीरियड अच्छा था, वो पीरियड बहुत अच्छा था, गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान। आजकल वो भी सफर कर रहे होंगे, वो भी सफर कर रहे हैं, वो तो बता हुआ अप्रिशिएट, वो तो मिनिस्टर वो तो अपनी गवर्नमेंट की वजह से अपना वो उन्होंने सही किया हुआ है। हाँ। उनके पास जो है, लेकिन आपका मतलब कहना ये है कि एज सच कोई मिनिस्टर ही नहीं है टेक्सटाइल का, कोई या है भी तो बिल्कुल ही बेकार है, नहीं होने के बराबर है। अच्छा, कोई हमें लेके चलने वाला नहीं है। उन्होंने कही कि हम लेके चलें, टेक्सटाइल पॉलिसी पहले बनता था कि भाई ये टेक्सटाइल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको किस तरह से ऊपर ले आना है, कि क्या जो इसको क्या करना है, कि किधर से इसको किधर करना है, किस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ना है, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई बीच में गवर्नमेंट से इन्वॉल्व हुए थे जब फैसलाबाद में बारे में बड़े क्राइसिस आया था पावर जब 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 हंगामे होते हैं, जब तो गवर्नमेंट आती है, जब वो सब सेटल चुप हो जाते हैं तो खत्म हो जाता है बात। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्रॉपर जो है ना इसका पॉलिसी बनाएं और उसको लेके चलें, और एक प्रॉपर मिनिस्ट्री बनाएं जो इसको लेके चले और इसको आगे बढ़ाता रहे। हम 13 बिलियन नहीं, हमें 20 बिलियन एक्सपोर्ट करना चाहिए। हम क्यों 13 करते रहते हैं? 3 पे अटके हुए हैं, एक ज़माने से अटके हुए हैं। आज हम जो है ना 20 बिलियन से ऊपर जाना चाहिए। हमारा बांग्लादेश जो है, जिसके पास कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, वो हमारे बराबर एक्सपोर्ट कर रहा है। वो कहाँ से कर रहा है? कहाँ से रॉ मटेरियल सुबह से आ रहा है? वो इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल, इसके बावजूद वो हमारे टक्कर पे आ गया, हमसे रेट अच्छा दे रहा है वो। उससे बाहर जो है ना बड़ा खुश है। हम अब वहाँ से मैंने भी टी शर्ट मंगाया था और मैंने कैप मंगाए थे, बहुत सारी चीज़ मैंने मंगाई। कोई ऐसा बात नहीं था उसके क्वालिटी के अंदर कि वो जो हमसे अच्छा हो। देखिए, उसकी जो मैं बैंकर थोड़ी बहुत मोटी बात बता सकता हूँ कि अगर आप इस पूरे रीजन के आप पिछले 7-8 साल के इन्फ्लेशन रेट देख लें, हाँ, तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश वगैरह में 2-3% इन्फ्लेशन चलता रहा थ्रू आउट। जब 2008 में क्राइसिस आया वर्ल्ड वाइड जी, तो ऑयल प्राइसेस भी 145 पे गए। तो इंडिया जैसे मुल्क में जो 2-3% इन्फ्लेशन पे था, कुछ देर के लिए 6-7% पे गया, लेकिन जैसे ही वो क्राइसिस ख़त्म हुआ वो वापस आ गए। बांग्लादेश ने भी यही किया, एक पीक आया उनका, फिर से वो बैक। आप क्या ये हुआ कि 2004 तक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन थी, जब मुशर्रफ की पहली हुकूमत शौकत अजीज़ की थी, थोड़े से मिनिस्टर्स उससे रखे हुए थे, एक्सपर्ट्स, बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे होना चाहिए वैसा था। बाद में उसने अपने आप को बादशाह समझना शुरू किया, शहंशाह समझना शुरू किया। हालांकि यही कराची के लाइंस एरिया और ये सब इलाकों के रहने वाले ये लड़के, मुशर्रफ भी और वो भी अपने आप को शहंशाह अकबर बनने लगे। 64 मिनिस्टर, जिनको अक्सर शौकत अजीज पहचानता भी नहीं था, जानता भी नहीं था जी। स्पीकर से बात कर रहे हैं, मिनिस्टरों से। तो जो आप देखें कि उस ज़माने में 2005 के तक का बैलेंस शीट देख लें, हमारा ये पूरा बजट देख लें, 1000 बिलियन का बजट होता था, आज 3200 बिलियन का बजट है। इतनी बड़ी एक्सपेंशन की क्या ज़रूरत थी भाई? क्या इकॉनमी 3 गुना हो गई? इकॉनमी कंडीशन आपकी क्या बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई? नहीं हुआ। तो 2005 के बाद से वो शाहाना खर्चे शुरू हुए। उसका नतीजा क्या हुआ? आपके डेफिसिट फाइनेंसिंग हुई, आपकी बजट, आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो तो बहुत ही कम है। पहले 600-700 थी, वो बढ़ के 700 बिलियन हुई, 800 बिलियन हुई, अभी आप 1300 पे पहुँचे हैं। खर्च आपने उठा के 3200 का कर दिया। तो 2005 ही से जो है ना 12% इन्फ्लेशन हुआ, फिर 16 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, 2008 में 30 पे पहुंच गए आप। उस ज़माने में हम $300 मिलियन के हम डेफिसिट में थे, हाँ से। आज हम देखें कहाँ बैठे, कहाँ से। इस दौरान इंडिया वगैरह में, चाइना वगैरह में तो इन्फ्लेशन 2%, 3%, 4% रहा। इसका मतलब वहाँ जो तमाम चीज़ों की कीमतें जो बढ़ी हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बहुत कम बढ़ी। और आपके यहाँ 30% इन्फ्लेशन करके आपने हर चीज़ को महंगा कर दिया, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, आप पैकिंग मटेरियल खरीदने जाएंगे तो आप अगर 2005 में मिसाल के तौर पे वही आप थैली 5 रुपए की लेते थे, अब 12 रुपए के लिए लेंगे आप। अब यान का देख लें, आपके कॉस्ट में आ रहा है ना। जैसे कि एक आम यान जो है, जो अब जो टावर्स वाले और ये कपड़े वाले इस्तेमाल करते हैं, वो था मेरे ख्याल से 600 रुपये का, पर 6000 का बोरी था। आज वो 12000 रुपये का बोरी है। डबल हो गया, डबल प्राइस हो गया।
जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं ना, जो लोकल जो सप्लायर हैं, सोसाइटी में हर चीज डबल ट्रिपल हो गई। हाँ, बजट भी ट्रिपल हो गया। अब सोचे, और हर चीज की कीमत भी। अच्छा, इसका कोई जवाब नहीं है सवाई इसके कि आपने नोट बढ़ा दिए। नोट अगर वो 3 रहते जो 2005 में थे तो ये कीमतें इतनी ना बढ़ती। और नोट बढ़ने की वजह सिर्फ ये है कि आपके खर्चे ज़्यादा हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को, मिनिस्टर साहब को तो तनख्वाह चाहिए, चाहे वो स्टेट बैंक से फ्रेश नोट बन के आ जाए या टैक्स कलेक्टर टैक्स तो ये ले नहीं पाते, इतनी इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है। ये वही इलाका है जहाँ अंग्रेज़ इतना टैक्स कलेक्ट करता था कि खर्चे पूरे करके आधा ले जाता था इंग्लैंड। आज आप आधा बजट का भी पैसा जमा नहीं कर पाते, इतनी इनएफिशिएंट, इतनी करप्ट आपकी टैक्स कलेक्शन सिस्टम है कि कुछ भी नहीं होता। तो आप देखिए कि इसका ये जो शाहाना खर्च है, ये जो आपकी गलत पॉलिसियाँ हैं, उसका इम्पैक्ट अब जाके सोसाइटी पे कैसे पड़ रहा है कि आपकी इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आप बता रहे हैं कि कोलैप्स हो रहा है या ऑलमोस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कोलैप्सिंग है। कि इसी दौर में आपके जो ये देखना पड़ेगा ना कि अगर हर जगह यही रविश होती तो कोई बात नहीं था। इंडिया के भी हालात बड़े ख़राब होते हैं, इंग्लैंड, बांग्लादेश, ऐसा नहीं है। वहाँ उनकी हुकूमतों ने बहुत ही केयरफुल रख के अपने मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह ऐसी रखी हुई है कि वो नहीं चाहते कि आम आदमी, इंडस्ट्रियलिस्ट, अभी तो आप देखें ना कि सभी हर्ट कर रहे हैं ना। आप लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ट कर रहा है तो एक आम आदमी का तो आप सोच लें कि क्या हाल है। तो एक तरफ चाइना है जहाँ इन्फ्लेशन नहीं है, जहाँ वो सब्सिडाइज रेट पे आपको बिजली देने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ इंडिया है जहाँ इन्फ्लेशन को 5% से ऊपर तो कोई सोचता नहीं है, वहाँ बिल्कुल हुकूमत गिर जाती है। यहाँ 30-30% इन्फ्लेशन हो जाता है, कुछ नहीं होता। यहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि इन्फ्लेशन होता क्यों। गवर्नमेंट कहती है कि तेल की कीमत बढ़ने से हो गई, तो तेल की कीमत तो 145 पे गई, फिर नीचे भी तो आ गई, तो आपको इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाता है? नहीं होगा, क्योंकि आपके डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह के जो इसको अगर आप कह रहे हैं कि जैसे अगर हम बड़ा क्रूड टर्म इस्तेमाल करें कि आपकी फैक्ट्री एक इलाके में है जो कि एक नॉर्मल फैक्ट्री इलाका है, वहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं है, बदमाशी नहीं। एक फैक्ट्री वही चीज़ है, सब कुछ वही है, एक इलाके में है जहाँ बहुत बड़े बड़े रहमान डकैत टाइप के गुंडे बैठे हुए हैं और उन्होंने कह दिया कि हर साल हर महीने इतना करोड़ रुपए हमें हर फैक्ट्री से चाहिए। तो वो तो देने पे मजबूर है। जब वो इतना बड़ा भत्ता देगा तो उसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो आप अगर ये 4 मुल्क को 4 मोहल्ला समझ लें तो यहाँ भी यही प्रॉब्लम है। यहाँ जो आपके रखवाले हैं, जो हुकूमत है, वो रहमान डकैत टाइप के लोग हैं जो आपके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं कि आपकी कॉस्ट बढ़ जा रही है और आप अनकम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ना आप इस पर कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा हुकूमती वडेरों की है, वो अपना खर्च कम नहीं करेंगे, चाहे इंडस्ट्री तबाह हो जाए, लोग 5 करोड़ लोग यहाँ भूख से मर जाएं, 7 करोड़ लोग भूख से मर जाएं, कहत आ जाए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनके सेफ हेवेंस बने वडेरे जो है ना वो कमा रहे हैं। 2-2, 3-3 पासपोर्ट उनके पास मौजूद है, जब चाहे जो पासपोर्ट यूज़ किया यहाँ से। वो जो किसान जो हल जोत रहा है, जो उसको ये यल कर रहा है, जो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। असल जो मालिक है वो कमा रहा है, जो नीचे तबके के लोग जो है ना वो नहीं कमा रहे। उसको तो एक तनख्वाह मिल गई या रुई का इतना खाने पीने के हम लोगों ने खुद देखा है गाँव में कि वो जो बेचारे बच्चे और औरतें रुई जमा करके लाती हैं, उनको थोड़ा सा रुई उठा के दे देते हैं। वो जब जाके बाजार में बेचने की कोशिश करते हैं, अगर 3 किलो होता है तो वो 1.5 किलो 2 किलो वजन करके कहते हैं जाओ। वो जाहिल लोग होते हैं बेचारे, रेट भी बहुत कम होता है। ये तो हमारे सही कहना है कि हम लोगों ने देखा अपने आंखों से। तो वो बेचारे, वो तबका जो है जो मजदूरी कर रहा है खेत पे, उसको तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि जो वडेरे हैं जिनके बड़े बड़े फार्म्स हैं, वो कमा रहे हैं। अच्छा, उनकी अपनी जिनिंग फैक्ट्रियां हैं, फिर वो जिनिंग करते हैं, उस पर कमाते हैं। उनका स्पिनिंग भी उनकी है। जिस तरह से आप वो चीनी देख लें, चीनी देख लें, जो ज़मींदार है, जो बड़े ज़मींदार है, वो कमा रहे हैं। उनकी अपनी शुगर मिलें भी हैं और बड़ी बड़ी फार्म्स भी हैं। हाँ, फार्म्स भी है, उनका होल्डिंग है। वो जब अभी आप देखें, आप यूटिलिटी में 10 रुपये बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, क्या सोच के बढ़ाया है? ये क्या रमज़ान पैकेज है? ये बजाय रमज़ान में आने वाला है, अभी 10 दिन रह गया, 10-12 दिन रह गया। गवर्नमेंट को कम करना चाहिए और पब्लिक को रिलीफ दे। इसके बरक्स जो है ना, गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया पहले से। अब क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा करेंगे, वो 5 रुपये कम कर देंगे। हमने देखिए 5 रुपये कम कर दिया, इधर 10 रुपये बढ़ाया, 5 दिन बाद 5 रुपये कम कर देंगे। अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अवाम देखिए, गवर्नमेंट जो खड़ी होती है वो अवाम से खड़ी होती है। कोई एक शहर जो बनता है
वो गवर्नमेंट से नहीं बनती है शहर, लेकिन अगर आवाम शहर बनाता है। बेवकूफ़ हो कि इन चीज़ों को वो समझ ही नहीं सके, जैसे आज तक यहाँ इन्फ्लेशन के बारे में लोगों को समझ ही नहीं है कि ये नोट छापने से होता है। भाई जापान में क्यों नहीं इन्फ्लेशन होता, जर्मनी में क्यों नहीं होता, स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं होता, कहीं क्यों नहीं होता, पूरी दुनिया में नहीं होता इन्फ्लेशन। आवाम खामोश है क्योंकि वहाँ मनी किसी कोई सेंट्रल बैंकर ये तस्वुर भी नहीं कर सकता कि 1300 बिलियन नोट छाप के जरूरत से ज़्यादा मार्केट में छोड़ दे। अब सोचें वहाँ तो वहाँ फांसियाँ लग जाएंगी, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लाखों लोगों को फांसी लग जाएगी मार्केट में इम्पैक्ट। या आप इतना ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट कर दें कि कोई उसका इंतहा ही नहीं रहे, जैसे यहाँ होता है। यहाँ उसकी कोई चेक नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। पाकिस्तान में एक कानून है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और जब मैं शुरू में आया था तो मैं बड़ा खुश हुआ था ये सुन के कि 4.5% ऑफ GDP की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा कभी डेफिसिट नहीं होगा। लेकिन ये 2008 बारे में आराम से ये 9% तक चला गया, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना किसी ने उस कानून का जिक्र किया। तो ऐसे कानून बनाने का क्या फ़ायदा जब उस पर कोई अमली दरामद, मतलब आप 9% ऑफ GDP अगर आप डेफिसिट करेंगे तो उससे कितनी महंगाई होगी और पूरी सोसाइटी आपकी क्या उसमें चली जाएगी, जैसा कि हो रहा है। महंगाई देख लें आप, एक लेबर पहले वो जब हमारे फैक्ट्री से 200 रुपये कमाता था बड़ा खुश होता था, वो रोज़ का 8 घंटे ड्यूटी का, आज वो कमा रहा है 600 रुपये, नाखुश है, परेशान है। यानी 3 गुना आमदनी होने के बावजूद वो परेशान है। आप देख रहे हैं हर चीज़ का, मतलब कि कम्युनिटीज़ का जितने जो चीज़ें अशिया हैं उनकी प्राइसेस कहाँ से कहाँ से, चीनी जो 12 रुपये था आज 60 65 रुपये 70 रुपये मिल रहा है, चावल जो 30 रुपये था। इसको आप जो 600 200 से 600 ये किस पीरियड की बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 90s की बात कर रहा हूँ, 90s मतलब कि एंड ऑफ 90s तक का बात कर रहा हूँ मैं आपसे। उस वक्त डॉलर कितने का था? उस वक्त डॉलर था आपका 50 and 60 के बीच में, 40 and 50 था। अच्छा, पहले आपको $1 के अगेंस्ट 50 रुपीज़ मिलते थे। हाँ, अगर आप $1 की चीज़ आज मिलता है 85 मिलता है। इसी दौरान आप देख लें, आपकी पहले 200 देते थे, अब 600 दे रहे हैं। हाँ, तो अभी आमदनी तो डबल भी नहीं हुई, ये ट्रिपल हो गई। ट्रिपल हो गया। ये ट्रिपलिंग जो हुई है, ये जो एक एक्स्ट्रा बढ़ा है, वो आपके ये लोकल जो इन्फ्लेशन किया गया नोट छाप इसके वजह से हुआ है, उसके वजह से हुआ है, और प्राइसेस की वजह से हुआ है। चूँकि एक लेबर जो हमारे पास काम कर रहा है वो अगरचे उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगा, आप सोचिए, आप कॉस्ट निकाले उसको, तो वो आपके यहाँ काम क्या करेगा? वो क्या वो प्रोडक्शन निकालेगा, क्या वो काम करेगा, क्या वो मुझे वो बॉडी परफॉर्म ही नहीं करेगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा, फिर वो कैसे किस तरह से वो स्किल्ड काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हर चीज़ को हम जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रेट को एक वो करते हैं। और चूँकि हमारा जो रेट जो फिक्स होता है लेबरों से जो रेट होता है वो हम लोग दोनों बात करके टेबल में बैठते हैं, वो उनके 10 आदमी होते हैं, हमारे 2 आदमी होते हैं, बैठ के बात करते हैं, और वो एक फैक्ट्री में इसी तरह से एक फैक्ट्री में जब रेट हो जाता है तो आस्ते आस्ते वो हर जगह पर फैल जाता है। वो सर वहाँ ये रेट चल रहा है, ये रेट में हम काम करेंगे वहाँ, ठीक है। तो जो ज़ाहिर हम भी देखते हैं कि चलो हमको भी इसमें बच रहा है थोड़ा बहुत, नेक्स्ट टाइम जो हम भी अपने बाहर से बोलेंगे हमारा रेट बढ़ाओ, तो इस तरह से हम भी आस्ते आस्ते इसमें बढ़ते चले आते हैं। तो ये मगर ये देखें कि 200 रुपये में वो खुश था, आज 600 रुपये में वो नाखुश है। आज हमारे यहाँ देखा आप एजुकेशन देख डॉलर टर्म में उसको ज़्यादा मिल रहा है जी, मगर फिर भी बावजूद। और ये दूसरी बात ये है साहब, ये देखें कि पहले इंसान जो कमाता है, रोज़ी कमा जो भी पैसा कमाता है वो पहले अपने पेट में डालता है। हाँ, उसके बाद वो सोचता है कि अपने बच्चों को वो पढ़ाए। अब तालीम का रुझान, अब गवर्नमेंट हर जगह मैं सुनता हूँ टीवी में, चैनल्स में, यहाँ वहाँ, कि तालीम को बढ़ाया जाए, फैलाया जाए। इस महंगाई में तो तालीम खाना वो अपने पेट भरे या बच्चों को पढ़ाए। अब वो आप स्कूल की फीस, मामूली स्कूल की फीस देख लें आप, वो एक बच्चों पे जो है ना वो कहाँ से वो ये करेगा। अब जो गवर्नमेंट के स्कूल है वो तो मतलब वहाँ तो ना होने के, पढ़ाई ना होने के बराबर है, वो तो सिर्फ नाम के स्कूल है, ना वहाँ टेबल है, ना कुछ चेयर है, ना कुछ है, ना टीचर है, ना कुछ है। वहाँ बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, वहाँ तनख्वाह मिल रहा है उनको। अच्छा इफ्तिखार साहब, आप बताइए कि अब तक जो पिछले बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते, जब से ये कोटा हटा है, हाँ, ये कितने 3-4-5 2005 की बात है जी, हाँ, 5 और 10 के दरमियान टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की में बढ़ा है या कम हो गया है? उसके बाद तो एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते 2007 के बाद जो ना वो गिरा। वो उस ज़माने 8 में मुझे जो हमें जो है ना क्राइसिस हो गया, पावर का, बिजली का क्राइसिस होना शुरू हो गया। तो जो इंडस्ट्री जो इन पाइपलाइन में थी वो रुक गई, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने वो किया कि हम लोग अपना खुद पावर जनरेटर जो है ना लगा करके, चूँकि गैस जो वो सस्ती थी, तो हम लोग जो है ना वो गैस के जनरेटर्स लगा के बड़े और हम पावर जनरेट करके अपनी जो इंडस्ट्री चलाएंगे। जब गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया
और केसी हमारे कराची में है, और जो बिजली वापदा है उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई ये तो सस्ते में पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये हाल रहा तो सब लोग जो है ना अपना पावर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा क्या होगा फिर। ठीक, अच्छा, उनके वापदा के पास भी बहुत बड़ी एम्प्लॉय की चेन है, तो वो सब लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। तो इसको इन्होंने गैस का रेट जो है ना उन्होंने बढ़ा दिया, और इसके बावजूद उन्होंने एक और काम किया कि जिनके पास जनरेटर थे वो मीटर लगाएं। अच्छा, मीटर लगा के हमें 1 रुपया दें। अच्छा, अब जनरेटर हमारा है, हम गैस का बिल भी दे रहे हैं, उसका मेंटेनेंस भी हम कर रहे हैं, उसमें एक जनरेटर भी जो बड़े जनरेटर उसमें 5 आदमी 6 आदमी एम्प्लॉय भी हैं, 6 आदमी एम्प्लॉय भी है, वो भी हम दें। इसके बावजूद भी हम केसी को 1 रुपया दें, 1 रुपये यूनिट दें। क्यों, किस बात का? उनका भत्ता है, भत्ता है जी, ताकि ये डिस्करेज हो। और उस पर भी जो है ना वो आते हैं और वो सर्वे करते हैं, बार बार वो सर्वे करते हैं, बार वो चेक करते हैं, हमें हरास करते हैं। हमने जो वो जनरेटर लगाया हुआ है वो मजबूरन लगाया हुआ है, हमें नहीं चाहिए जनरेटर वगैरह। अगर केसी देता तो क्या जरूरत, मुझे क्या जरूरत है जनरेटर लगाने का। इफ्तिखार साहब, बात बहुत अच्छी हो रही है, इंशाल्लाह इस पर मजीद बात करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे गौर करे और इस पे ठंडे दिमाग से सोचे। देखिए, गवर्नमेंट अगर आवाम से सिंसियर होगी तब तो करेगी ना। गवर्नमेंट का बिल्कुल सिंसियर होना चाहिए आवाम के साथ। हर सब बाहर से आए हुए लोग बैठे हुए, इनको क्या मतलब आपके मुश्किलात से? जी, आए चले जाएंगे। सिर्फ हमारे इंडस्ट्री की मुश्किलात नहीं है, आवाम से, आवाम की मुश्किलात है। आवाम से उनको क्या ताल्लुक? जी, उनको पता ही नहीं कि आवाम को सबके बारे में सोचे, अब समझे। अभी नहीं तो वो उसी वक्त होगा ना कि जब आप लोग जैसे हुकूमत खुद में आए, जी, आप सियासत में हिस्सा लें, आप लोग हुकूमत में आए, ये इम्पोर्टेड पॉलिटिशियंस वालों को आप साइड में करें, अपनी पार्टी बनाए, अपने मैनिफेस्टो लेकर आएँ, तभी होगा। नहीं तो आप लोग तो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, जॉब जनरेट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, मर रहे हैं लोग, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही, नीलाम हो रही, आप लोगों को तो दर्द है। आप भी चाहते तो चले जाते कहीं बाहर, आप तो बाहर से पैसा लेकर आए। साल के अंदर आप देखिएगा कि आप लोग जैसे लोग तो बाहर से पैसे लेकर आए, जॉब क्रिएट किया, अल्लाह इसका आपको जज़ा देगा, यहाँ तो आपको मिला नहीं। लेकिन अब चलें, अब ये इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। नाज़रीन, क्राइसिस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में आपने हमारी ये बात सुनी। इफ्तिखार साहब ने बहुत ही गंभीर और बहुत ही पेसिमिस्टिक पिक्चर पेंट की है। अगर इनकी बात खैर झूठ क्यों होगी, ये लोग तो खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, सफ़र कर रहे हैं, ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ लोगों को जॉब देने की। इफ्तिखार साहब जैसे लोग बाहर से पैसे कमा कर लाए, यहाँ लूम्स लगाए, यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी पिछले 10 साल 20 साल से, आज ये इस पोजीशन में आ रहे हैं कि अपनी फैक्ट्रियों को बंद करने की बात कर रहे हैं। एक लूम के ऊपर 4 आदमी एम्प्लॉयड हो जाता है, एक स्टिचिंग मशीन लगती है, उसके ऊपर 2-3 लोग काम करने लगते हैं। इससे ज़्यादा पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट और किसी चीज़ में नहीं होती। ये ऐसी इंडस्ट्री जहाँ इतनी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ इतने लोग हमारे मौजूद हैं, और ये इस तरह की इंडस्ट्री अगर यहाँ से बंद हो जाएगी, कोई सोफिस्टिकेटेड टाइप की इंडस्ट्री अगर खुले भी तो वो रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती। और इसको बचाने के लिए तो कोई भी कॉन्शियस हुकूमत होगी, जो अवामी हुकूमत होगी, वो सरतोड़ कोशिश करेगी। सबसे पहले तो ये करेगी कि अपने खर्चे कम कर लेगी, 64 मिनिस्टर से वो 32 मिनिस्टर कर देगी, अगर 32 नहीं कर सकती तो उनकी तनख्वाहें आधी कर देगी, तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें आधी कर देगी, 100 मिनिस्ट्रीज़ हैं तो उसमें से 50 मिनिस्ट्री बंद कर देगी, किसी न किसी तरह से कॉस्ट कम करके। डेफिसिट फाइनेंसिंग स्टेट बैंक के ज़रिए जो हो रही है, जिसकी वजह से मनी छप के मार्केट में आ रहा है और हर चीज़ की कीमतें बिला वजह शूटअप कर रही है, वो रुक जाए। साथ साथ इस तरह की इंडस्ट्री को बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करे। वो क्यों केसी को और वापडा को 1 रुपये का भत्ता लेने दे, उसको मना कर दे कि या तो तुम बिजली पहुँचाओ, और नहीं पहुँचा सकते तो इनको अपनी बिजली बनाने दो, और पावर प्लांट्स लगाए, सस्ते बिजली पैदा करने की कोशिश करें, थल कोल की मदद से, वाटर प्लांट्स, वाटर डैम की मदद से। अगर ये सब करेगी तो ये सोसाइटी डेवलप करेगी, इंडस्ट्री डेवलप करेगी। अगर हम अगल बगल के मुल्कों को देखते हैं कि चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ना वहाँ इन्फ्लेशन है, ना वहाँ बिजली का मसला है। इसी लिए ये जो हम लोग इतना कॉटन प्रोड्यूस करने के बावजूद हमारी इंडस्ट्री क्राइसिस में चली गई और वो लोग बहुत बूम कर रहे हैं। ये हाई टाइम है गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। 15% जो कोटा उन्होंने एक्सपोर्ट पे लगाया था वो फिर से लग जाना चाहिए। रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही एक जुर्म बना देना चाहिए ताकि इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके, और जो पावर्स के जो मसले हैं उस पर गवर्नमेंट फौरी तवज्जो दे। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।